हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो भाई वेट किस बात का कर रहे हो, जाओ पहले उसे जाके कंप्लीट करो, उसके बाद इस पार्ट को देखना। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो और क्या क्या तरीके हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन का, हम वो भी देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है मतलब वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अगर वो खाना नहीं बना सकते तो वो जिंदा कैसे, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन्स और एनिमल्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ही ये प्लांट जो है वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनका भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। Look at figure 1.5. Do you see a yellow very branched structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो आपको आपके एनसीईआरटी बुक में एक फिगर दिख रहा होगा 1.5 पे, यहाँ पे भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये जो इसमें देख रहे हैं आपको जो येलो येलो ऐसे वायर जैसे है ना प्लांट में, वो एक प्लांट है जिसका नाम है कुस्कुटा। इसको अपन कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल भी कहते हैं। आपने कहीं रोड साइड में देखा भी होगा, ऐसे कॉमन ऐसे दिख जाता है। तो ये जो है ना, अब ये येलो कलर का क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, बहुत आलसी है भाई, दूसरों का खाना चुरा के खाता है, इसलिए ये ऐसे दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे लटक जाता है और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी बिना पूछे। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, Cuscuta is called the parasite. And we and other animals also are kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्योंकि अब ये कुस्कुटा जो है दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। होस्ट वर्ड यूज़ होता है उस प्लांट के लिए। और ये क्योंकि उसका बना बनाया खाना यूज़ कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपकी बॉडी है और कोई स्ट्रॉ से आपकी बॉडी से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, मिनरल जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड थे वो यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। ऐसे ही उस प्लांट के साथ भी होता है, उसकी प्लांट बॉडी के साथ भी सेम ही चीज़ होता है। वो ज़्यादा डिजीज़ के लिए वनरेबल हो जाता है, उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम ले लेता है, ये कुस्कुटा ले लेता है। ऐसे प्लांट को, जैसे कि ये कुस्कुटा है जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उसका न्यूट्रिशन चुरा रहा है, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। एक पैरासाइट के एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारे जुए होते हैं, लाइस, हम बालों पे जुए हो जाते हैं कई लोगों के, वो भी एक पैरासाइट ही है क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऊपर रह रहा है और हमारा ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम भी तो प्लांट्स को खाते हैं, क्या हम भी किसी तरह पैरासाइट हुए? तो ये पहले आप अपने दिमाग से सोचिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वही पहेली ने पूछ लिया। देखो पहेली पूछ रही है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर, बेडबग्स और लाइस, जुए, ये सब भी तो हमारा ब्लड सक करते हैं, तो क्या ये पैरासाइट हुए? अब आप तो इतने समझदार हो गए हो कि इसका आंसर दो। ऑब्वियसली यस। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing?
Such plant may be green or of some other color. Look at the plant figure 1.6. तो क्या आपने कभी ये सुना है कि प्लांट्स ने किसी इंसेक्ट को खा लिया? तो आपको ये जान के बहुत ही अमेजिंग फील होगा कि हाँ ऐसा होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी इंसेक्ट को ईट करते हैं। आप उनकी इमेजेस यहाँ पे देख भी सकते हो। ये पीचा प्लांट की इमेज है, लेड फर्स्ट वाला एंड पीचा। ये जो उसका ऊपर का ढक्कन जैसा है उसको लिड कहते हैं। और ये एक लीफ मॉडिफाइड, जो प्लांट की लीफ होती है वो ही मॉडिफाइड हो जाती है ऐसे पीचर के फॉर्म में। The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and ये जो pitcher plant होते हैं ये जग जैसे होते हैं, ऐसे जैसे आपकी इमेज में भी दिख रहा है, ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर है। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स की नॉर्मल लीफ होती है ना वही लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ कंडीशन में, जो रिक्वायरमेंट होती है मैं भी बताऊँगी आपको। जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है वो प्लांट्स ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं पीचर प्लांट में। तो ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इमेजिन करो ये है और उसके ऊपर ऐसा ढक्कन टाइप का होता है जिसको लिड कहते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भरे होते हैं और इसकी जो स्मेल होती है ना वो इंसेक्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा और यहाँ पे बैठेगा वैसे ही ये लिड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। और इसके अंदर जो होते हैं साइड साइड में कुछ हेयर्स होते हैं जंक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जो डाउन वैसे नीचे की तरफ में हेयर्स होते हैं। तो वो इंसेक्ट उस हेयर में ट्रैप हो जाएगा और नीचे जाता जाएगा फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस में चला जाएगा। और जैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी जो होगी धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो प्लांट है उससे अपना न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन ले सकते हैं। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. ऐसे insect-eating plants को क्या कहते हैं, insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉइल से उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही? तो जी हाँ, ऐसे ही होता है। नाइट्रोजन की कमी रहती है इसलिए वो इंसेक्ट से फिर अपना नाइट्रोजन फिल करते हैं। बूजो कंफ्यूज है, बूजो इज़ कन्फ्यूज्ड if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, why does it feed on insects? तो बूझो को समझ नहीं आ रहा कि पीचा प्लांट खुद भी ग्रीन है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसको इंसेक्ट को खाने की क्या ज़रूरत है। तो अब इसका आंसर मुझे तो देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अब आप बूझो को बताओ कि इसका क्या आंसर है। करते हैं 1.4 सेप्टोट्रॉफ। You might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotten wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो आपने वेजिटेबल मार्केट्स में पैकेट्स में रखे हुए मशरूम को तो देखा ही होगा, या आपने नोटिस किया होगा कि कई बार रेनी सीज़न में जो लकड़ियाँ पड़ी होती है जब वो सड़ने लगती है उनके ऊपर कुछ अम्ब्रेला लाइक ग्रो होने लगता है। वो क्या है, वो मशरूम्स ही हैं। तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं ये हम इस आगे पढ़ेंगे। उनकी पिक्चर्स भी दी हुई है आपके एनसीईआरटी फिगर 1.7 में। एक साइड पैकेट्स में मशरूम दिखाए हुए हैं और सेकंड साइड मशरूम कैसे जो पार्ट ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उसमें कैसे मशरूम ग्रो हो रहा है वो दिखाया हुआ है। बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do.
They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो अब बूझो को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि ये ना ही एनिमल्स के जैसे इनके पास माउथ है कि ये ईट करते हो, ना ही इनके पास क्लोरोफिल है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हो, तो इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता कहाँ से हैं। इसके बाद हमारे एक एक्टिविटी 1.2 है जिसमें बताया है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them, जैसे कि फिगर 1.8 में बताया है। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आप ब्रेड लेना है, ब्रेड को आपको पानी से गीला करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी टपक रहा हो, इतना नहीं, इतना गीला नहीं करना, थोड़ा गीला करना है। और उसके बाद 2-3 दिन तक उसे कहीं सूखी जगह पे ऐसे रख दो जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो। इसके बाद उसमें कुछ दिनों में फिर क्या फ्लफी से पैचेस निकलने लगेंगे। आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है कि वो किस कलर के हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। हो सके तो उसको माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। Then you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. तब आपको क्या दिखेगा जब आप देखोगे तो कि कुछ कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे आपको। ये थ्रेड्स क्या है? ये फंजाई है। इन ऑर्गेनिज्म का नाम फंजाई होता है और इनका अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrient in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो ये अपना न्यूट्रिएंट किससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ब्रेड से, जिस पे वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फंजाई जैसे कि ये अपना न्यूट्रिएंट जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो, जो सड़े रहा हो मटेरियल, उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब डेड और डिकेइंग मैटर मतलब ऐसा मैटर जो सड़े रहा हो, उससे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इस तरह की न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंजाई और ऐसे वैसा नहीं कि लकड़ी में ही ग्रो करती हैं। अचार हो गए, आपके लेदर के जो चीज़ें हो गई, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, और भी जो सामान हो गए, इनमें भी जो है ग्रो करती है। जो भी ज़्यादा टाइम तक के लिए हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स पे ग्रो करती है, क्योंकि फंजाई को ऐसे ही एनवायरनमेंट में ग्रो होती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungals रेनी सीज़न में क्या होते हैं? ये बहुत सारी चीज़ों पे ग्रो कर जाती है और सारे सामान को ख़राब कर देती है। अगर अचार में लगे तो आपके अचार ख़राब हो जाएगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि रेनी सीज़न में क्या क्या चीज़ें जो है वो फंजाई के कारण ख़राब हो जाती हैं। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो पहेली ये जानना चाहती है कि जो उसके ब्यूटीफुल से शूज़ थे, जो वो कभी कभी पार्टीज़ में या किसी फंक्शन में पहनती थी, वो रेनी सीजन में आके ख़राब जो हो गए थे फंजाई के कारण। तो फंजाई आए कहाँ से, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। तो चलो इसका आंसर ढूंढते हैं।
The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनको जब कोई भी वेट वार्म एरिया मिलता है, ये उस पर आते हैं, उस पर जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं और ऐसे वहाँ पे उस एरिया को स्पॉइल कर देते हैं। तो अब क्या आप ये सोच सकते हो कि हम अपने प्यारी प्यारी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंगल से? Buju says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. तो बूजू कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि उनके जो खेत था वो भी फंगस के कारण बर्बाद हो गया था, ख़राब हो गया था। तो उसको ये जानना है कि क्या फंगस डिजीज़ भी कॉज करता है। Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicines. तो इसका आंसर पहेली ने उसे दिया कि कुछ फंजाई तो हमारे लिए यूज़फुल होती है, जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, उनको लोग खाते हैं कुक करके, बट कुछ फंजाई डिजीज़ेस भी करती है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। जी हाँ, हमारे में भी डिजीज़ेस करती है। कुछ फंजाई को लेकिन मेडिसिन्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है साथ साथ रहते, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे मिल बांट के, उनका इस रिलेशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है फंजाई और हायर प्लांट्स का। जो फंजाई होती है वो बड़े बड़े ट्री के रूट्स में रहती है और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होती है वो ट्री को देती है और बदले में ट्री जो है उसको फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं और साथ में रहते हैं, सरवाइव करते हैं और अपना सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप निभाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus. तो लाइकेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वही चीज़ यहाँ लिखी कि जो लाइकेंस होते हैं वो भी एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ही होता है। इसमें जो एल्गी होती है क्योंकि वो फूड बना सकती है, उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो फंजाई को भी खाना देती है, फूड बना के देती है। और फंजाई जो है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो ये एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है और एल्गी उसका फूड बनाती है, न्यूट्रिएंट्स बनाती है और वो उसको फंगस को देती है। तो ऐसे ही दोनों साथ साथ जीते हैं। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेंगे तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो तो कम होते जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से मैन्योर फर्टिलाइज़र के थ्रू सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब होते हैं, ताकि सॉइल में रिक्वायरमेंट जो है प्लांट्स की वो सॉइल से फुलफिल हो सके। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. जनरली जो क्रॉप प्लांट्स होती है, जो खेतों में होती है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस कैसे आते हैं।
Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? क्या आपने कभी किसानों को देखा है, फार्मर्स को, कि वो लोग अपने खेतों में जो होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, और जो गार्डनर्स भी होते हैं गार्डनिंग करते हैं अपने बालकनी में, उनके कारण सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा भी था कि भले ही एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अमाउंट है, सबसे ज़्यादा, बट प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. कार्बन डाइऑक्साइड को तो वह डायरेक्टली एयर से ले लेते, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं लेते. नाइट्रोजन को वो सॉइल से लेते हैं, इसलिए सॉइल में नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है. They need nitrogen in a soluble form. The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make its own food. क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. अब एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि एयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में, बट वो खुद फूड नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. तो वो इन सारे प्लांट्स के रूट्स में रहता है, जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन, ताकि प्लांट्स को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके और उसको रहने मिल जाता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. उसके बदले प्लांट्स क्या देते हैं, उसको रहने देते हैं और फूड दे देते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स के बदले. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये भी एक क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. फार्मर्स के लिए इनका ये एसोसिएशन बहुत ही अच्छा है. They can reduce the use of nitrogen as fertilizer where leguminous plants are grown. तो जहाँ भी ऐसे प्लांट्स, इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, जहाँ भी ऐसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो फार्मर्स को वहाँ ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो ज़्यादातर हमारी दालें होती हैं ना, वो ऐसे ही प्लांट्स में आती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज़्यादातर सारे ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं. कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पैरासिटिक मोड होता है उनका न्यूट्रिशन का, और कुछ जो होता है डेड और डिकेइंग मैटर पे, यानी सेप्रोट्रॉफिक. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. लेकिन एनिमल्स जो है वो सारे ही हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होते हैं. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के लिए, वो आधे पार्शियल, मतलब कुछ जो है हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ की तो यही डेफिनेशन थी. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. होप सो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और ये चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया हो. आप इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज याद कर लीजिए और ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो. कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए. तो अपने रिव्यू ज़रूर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.